हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयाँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा संविधान लागू हुआ इस दिन और अंगीकृत किस दिन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अंगीकृत कब किया गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। चलिए शुरू करेंगे। भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं, उसमें मिट्टियाँ हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें कुछ मिट्टियाँ छूटी हैं और कुछ मिट्टियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो हैं, आज उनको ख़त्म करेंगे और मैप पे आपको दिखाऊंगा मिट्टियों की अवस्थिति कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे। इसके विकास की अगर बात करें तो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में इसका विकास होता है। जैसे राजस्थान, गुजरात इस क्षेत्र में होगा, वहाँ थोड़ी जलवायु शुष्क रहती है, वहाँ पे होता है। रेत एवं बजरी से युक्त होती है ये। जैव पदार्थों एवं नाइट्रोजन की कमी, जैव पदार्थ नहीं होते और नाइट्रोजन बहुत कम होती है इसमें। इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसी जगह पे कुछ इस तरह के पौधे पैदा होते हैं जो नाइट्रोजन के लिए कीड़ों का भक्षण करते हैं। जैसे पिचर प्लांट है ना, उसमें क्या है, वो एक ढक्कन नुमा उसका पत्ता होता है, उसमें जैसे ही कीड़ा बैठता है तो उसको बंद हो जाता है और उसी से अपने नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है, उसी को बंद करके खाता है। मतलब कीड़े खाने वाले प्लांट बोलते हैं उसको। इस कहाँ है विस्तार? राजस्थान, सौराष्ट्र गुजरात में, कच्छ का रण पंजाब, कहाँ? दक्षिण पंजाब, पंजाब का भी दक्षिण भाग। ठीक है, ये जगह यहाँ पे पाई जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले फसलें, मतलब कौन कौन सी फसलें हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं? उसमें अल्फाल्फा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द, ये सब फसलें जो है ना, ज़्यादातर दलहनी फसलें जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा कब होगी? जब पीएच मान कम हो, कितने से? 7 से। 7 क्या है, एक उदासीन होता है, और अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगी और 7 से अधिक होगा तो मृदा क्षारीय मानी जाएगी। अम्लीय मृदाएं, कुछ फैक्ट हैं अम्लीय मृदाओं के बारे में। अवसादी प्रकृति की होती है, ये लेटेराइट, लोहमय लाल एवं अन्य अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं ये होती हैं। विकास की बात करें तो भू आकृति, अम्लीय, मतलब इसको जो विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या क्या हैं? भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री, नमी युक्त जलवायु, इन सब से ये जो जलवायु है, ये मृदाएं जो हैं प्रभावित होती हैं। निर्माण कैसे होता है? उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा एवं अत्यधिक लीचिंग। लीचिंग क्या होती है? निच्छालन बोलते हैं इसको। मतलब जैसे बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो जो पोषक तत्व हैं या कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे चले जाएंगे पानी के साथ। उसमें जो ऊपर ऊपर मृदा रह जाएगी ना, तो यही मृदा रह जाती है, अम्लीय मृदा रह जाएगी। ठीक है, इसी बोलते हैं लीचिंग, मतलब पदार्थों का नीचे चला जाना, निच्छलन हो जाना, इसको बोलते हैं लीचिंग। इसे कृषि योग्य बनाने के लिए इसमें चूने का प्रयोग करते हैं। इसमें चूना मिला देते हैं अम्लीय मृदा में तो ये कृषि योग्य बन जाती है। सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ मिलती है? गुजरात में। ये फैक्ट है, याद रखना, पूछेगा सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है गुजरात में। अगला देखते हैं क्षारीय मृदाएं। क्षारीय मृदाएं क्या है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में और दलदली क्षेत्रों में, दलदली होती है ना, उन क्षेत्रों में जहाँ पे मार्स एरिया होता है उनमें ये मिलती हैं। उत्पत्ति की बात करें तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में, जल के ऊपर यानी ऊंचा होने, जहाँ जल बहुत ऊंचा होता है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे दलदली भूमि होगी वही चीज़ हो गई, एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। इस स्थिति में कोशिकाकर्षण की प्रक्रिया द्वारा Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, केशिका क्रिया द्वारा, केशिकाकर्षण के द्वारा ये जो कौन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके जो लवण हैं ऊपर हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं मृदा पे, तो इसलिए क्षारीय बन जाती है। विस्तार कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ मिलती है? दक्षिण पंजाब। देखो दक्षिण पंजाब में अम्लीय भी मिल रही थी और क्षारीय भी मिल रही है। दक्षिण हरियाणा और दक्षिण राजस्थान, सॉरी पश्चिम राजस्थान, पश्चिम राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और दक्षिण पंजाब। अगर ये भी याद ना रहे तो मोटा मोटा याद रखना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी कुछ जगह क्षारीय मृदा मिलती है। क्षारीयता को बदलने तथा खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं जिप्सम को, इसका प्रयोग करते हैं। उसमें किसका करते थे? लवड़ीय में चूने का प्रयोग करते थे, और इसमें इसके क्षारीयता को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं।
चूने की लीचिंग यानी घुलनशील संगठनों का नीचे चला जाना। चूने की लीचिंग निच्छालन के लिए कम से कम 1 फुट जल की आवश्यकता होती है। देखो, अगर चूने का निच्छालन करना है ना, लीचिंग करनी है, उनको नीचे भेजना है, तो कम से कम उस मृदा में 1 फीट पानी होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पे? यूपी में मिलती है। देखो, सर्वाधिक क्षारीय मृदा की बात करें तो यूपी में, और सर्वाधिक अम्लीय मृदा कहाँ मिलेगी? गुजरात में। अब देखो, ये मिट्टियों के बारे में बोल रहा था, तो अब देख लो आप मिट्टियाँ। सबसे पहले पर्वतीय मिट्टियाँ देखेंगे। पर्वतीय मिट्टियाँ हैं कौन सी हैं? ये वाला एरिया, ये वाला पर्वतीय मिट्टी का मतलब ये भाई, जहाँ जहाँ पर्वत होंगे, तो ये एरिया पूरा पर्वत वाला है, तो यहाँ पे मिलेंगी पर्वतीय मिट्टियाँ। यहाँ देखो, ये पर्वतीय मिट्टी है। दूसरी मिट्टी है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो ये जलोढ़ मिट्टी गंगा का मैदान, ये सब गंगा यमुना का, इसको दोआब बोलते हैं ना। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है ये पूरा। तो इसको यहाँ पे मिलेगी जलोढ़ मृदा। और देखो, यहाँ भी मिलती है, ये भी मिल जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ ब्रह्मपुत्र बहती है। कौन सी नदी है यहाँ पे? यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? ये ब्रह्मपुत्र बहती है ना, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। जहाँ नदी होंगी ना, नदी के दोनों साइडों पे, दोनों किनारों के आसपास यही मिलेगी, जलोढ़ मृदा मिलेगी। जलोढ़ मृदा दो तरह की होती है ना, बांग और खादर, मैंने बताया बढ़ाया था आपको। अगला है लाल मृदा। लाल मृदा कहाँ मिलेगी? लाल मृदा ये एरिया, ये वाला एरिया लाल मृदा का है, ये वाला एरिया देखो, ये एरिया लाल मृदा का हो गया, ये वाला। ठीक है। अगला है काली मृदा। काली, ये गुजरात, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब एरिया इसका है काली मृदा का। ब्लैक सॉइल किसके लिए? कपास के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगली लेटेराइट मृदा। लेटेराइट कौन सी है? लेटेराइट देखिए, ये वाला पोर्सन किनारों पे, पश्चिमी किनारों पे देखो, ये वाला है हिस्से में लेटेराइट मृदा कम पाई जाती है। लेटेराइट मृदा, लेकिन इधर में पाई जाती है लेटेराइट। अगली बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कहाँ मिलेगी? बलुई मिट्टी, ये देखो, ये बलुई मिट्टी है। बलुई मतलब बालू जैसी, रेत जैसी मिट्टी, तो यही मिलेगी राजस्थान के आसपास में। ठीक है, राजस्थान में मिलेगी, गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में मिलती है। तो ये हो गई इनका डिस्ट्रीब्यूट, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका? मृदा का। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं, मृदा अपरदन और उसके सुधार कैसे कैसे किए जाते हैं, मृदा अपरदन के कारण क्या हैं, देख लेते हैं। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन पहले समझते हैं। प्राकृतिक अभिकर्ता है। प्राकृतिक अभिकर्ता कौन कौन से? जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव और स्थानांतरण को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। क्या है मृदा अपरदन? ये जो प्राकृतिक अभिकर्ता हैं, जैसे जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी का जो ऊपरी भाग है ना, उसका क्रमिक कटाव हो, क्रमिक मतलब कंटिन्यू कटाव हो, और उनका जो है मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, यानी स्थानांतरण हो जाए, तो इसी को मृदा अपरदन बोलेंगे। कारक क्या हैं इसके? कौन कौन से कारक हैं जो मृदा अपरदन में अपना योगदान देते हैं? निर्वनीकरण मतलब वनों को काटना, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन, संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन तथा अवरोध, अंधाधुंध खनन, ये सब हैं कारक जिनसे मृदा अपरदन होता है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है मृदा अपरदन से? चंबल और यमुना का उत्खात भूमि क्षेत्र। उत्खात मतलब ऊपर उठी, ऊपर नीचे भी भूमि जो होती है ना, उसको बोलते हैं उत्खात भूमि क्षेत्र। तो चंबल और यमुना का क्षेत्र हो गया, वही बीहड़ वाला क्षेत्र सबसे प्रभावित है। पश्चिम हिमालय, और पश्चिम हिमालय का भी गिरपाद क्षेत्र मतलब पहाड़ी के नीचे वाला क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, ताप्ती से साबरमती क्षेत्र, ताप्ती से लेकर साबरमती तक का क्षेत्र, महाराष्ट्र का काली मिट्टी वाला क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र, ये सब मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र हैं। अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम मतलब देखो क्या क्या होगा। क्रमिक अपरदन मतलब पहले क्या होगा फिर क्या होगा। क्रमिक अपरदन ये है, तो पहले सबसे पहले होगा अस्फाल या बूंदाघात अपरदन, यानी जब बूंद पड़ने से, बारिश की बूंदों से मृदा कणों का पृथक्करण हो जाए, यही बौछारों द्वारा हो, तो इनको बोलते हैं अस्फाल, या एक्चुअली क्या है, हल्की हल्की बूंदें आए उनसे क्या है मृदा अपरदन हो जाए, तो उसको बोलेंगे बूंदाघात या अस्फाल अपरदन। उसके बाद होगा परत अपरदन। परत जब मिट्टी जल के साथ परतों में बहने लगे, मतलब मिट्टी पानी के साथ स्लाइस में, परतों के साथ, परतों में कट कट के बहने लगे, तो उसको बोलेंगे परत अपरदन। फिर उसके बाद होगा रिल अपरदन। रिल अपरदन जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नलियां बन जाएं। सबसे पहले बूंद पड़ी, बूंद से मिट्टी बहने लगी, तो अस्फाल अपरदन हो गया। उसके बाद परत अपरदन, परतों में कटने लगे मिट्टी। फिर रेल अपरदन, यानी छोटी छोटी नलियां बन जाएं, उसमें नाली जैसी बन जाए, उसको रेल बोलेंगे। अब नालिका अपरदन है ना, या गली इरोजन बोलते हैं इसको, गली इरोजन,
जब रिल जो ये नदी, ये छोटी छोटी गलियाँ थी ना, ये बहुत बड़ी और विस्तृत हो जाएं, यही अवनालिका अपर्दन हो जाएगा। उसके बाद आएगा धारा चैनल अपर्दन। जब जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगे और चैनल को तब तक अपर्दित करता रहे जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त न कर ले, इसको बोलते हैं धारा चैनल अपर्दन। देखो इनको देखना कौन क्या कब होता है, याद रखना है। सबसे पहले बूंदाघात या अस्पाल अपर्दन होगा, उसके बाद परत अपर्दन, फिर रिल अपर्दन, फिर अवनालिका अपर्दन, फिर धारा चैनल। धारा चैनल एक धारा जैसी बनने लगे, बहुत बड़ा हो जाए और जब तक काटता रहे मिट्टी को, जब तक एक स्थिति स्थिर स्थिति न पकड़ ले। मृदा संरक्षण के प्रचलित विधियाँ, किस किस विधियों द्वारा मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। सस्यावर्तन मतलब फसल चक्र को ध्यान में रखना है, यानी एक फसल, अब की बार ये फसल बोई तो दूसरी बार फसल बदल के बोलना है, इसको बोलते हैं फसल चक्र। जो फसल का चक्र है ना, जिस क्षेत्र में जो फसल का चक्र है उसी के हिसाब से फसलें करना है, ठीक है। वेद का निर्माण मतलब मेड़े बनाना, वेद का मतलब मेड़ जैसी बना देना, उनके छोटे छोटे बांध टाइप के बनाना, जिससे क्या है मिट्टी कटे नहीं। वायुरोध, वायु को रोकने के लिए अवरोध तैयार कर देना। मिश्रित एवं बहुफसली खेती, मिश्रित खेती की जाए मतलब कई, मिश्रित खेती का मतलब होता है मिश्रित फसलों की खेती की जाए, और बहुफसल एक ही टाइम में दो या दो से अधिक फसलें मिलाकर बोई जाती हैं तो भी मृदा संरक्षण होता है, मृदा अपर्दन रोका जा सकता है। ये कुछ तरीके हैं। भूमि अपर्दन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी फसल कौन सी है? सोरघम, जिसे ज्वार बोलते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आता है क्वेश्चन में, बार बार पूछा है, कई बार आ चुका है अब तक ये, ठीक है। तो ज्वार ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा मिट्टी का अपर्दन करती है, ये क्वेश्चन पूछा चुका है कई बार। चलो यही लेक्चर था हमारा, ये ख़त्म हो गया, मिट्टी और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी ख़त्म हो गए। आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को शेयर करिए, लोगों को बताइए। धीरे धीरे हम भारतीय भूगोल ख़त्म करेंगे, फिर और एक और शायद हिस्ट्री शुरू करेंगे। आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे वही कर देंगे, मेरा प्लान है हिस्ट्री का, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लाइक वाइक भी करते रहिए।